एक बार स्वागत है ह्यूमैनिटीज़ बाय दीपक सर क्लासेस में, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं क्लास 12 बोर्ड के लिए भी और सीयूटी के लिए भी। तो लास्ट इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बाद आज हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है चैलेंजेस टू द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे अपने आप को रिस्टोर किया इंदिरा गांधी के अंडर। तो इस चैप्टर में पूरा कांग्रेस पार्टी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि पहला टॉपिक है इसका चैलेंजेस टू पॉलिटिकल सक्सेशन, चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। प्रधानमंत्री नेहरू की डेथ हो गई। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नेहरू की डेथ 1964 मई में हुई। वो एक साल से ठीक नहीं थे और जब उनकी डेथ हुई तो देश के सामने एक चैलेंज आया पॉलिटिकल सक्सेशन का, कि अब उनके बाद कौन आएगा। क्या भारत का डेमोक्रेटिक सक्सेशन रह पाएगा या कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा या पाकिस्तान की तरह आर्मी यहाँ पे कंट्रोल करेगी। तो बड़े सारे क्वेश्चंस अराइज हुए। उस समय जो डेकेड ऑफ 1960 है उसको डेंजरस डेकेड भी कहा जाता है। कारण ये था कि बड़े सारे अनसुलझे पहलू रह गए, अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स रह गई, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कम्युनल वायलेंस, और देश टूटने तक के आसार आ चुके थे। तो 1960 का दौर बड़ा मुश्किल दौर था और 1960 और 70 के बीच भारत ने 3 युद्ध लड़े हैं और वो युद्धों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पे बड़ा असर पड़ा और हमारी इकोनॉमी काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। तो अब नेहरू जी के बाद कौन आएगा? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नेहरू जी लोकतंत्र लेके आए थे तो ऐसा तो नहीं कहीं देश ही खत्म हो जाए, आर्मी कंट्रोल कर दे। तो उस समय कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो के कामराज थे और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, सीनियर नेता थे उस समय मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक ऐसे नेता थे जिनको कंट्रोल करना लगभग मुश्किल था क्या कामराज के लिए। उनको लगा कि अगर मैंने नेहरू जी के बाद इनको लाया, अगर मोरारजी देसाई को लाया तो इसको कंट्रोल करना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने उस समय पे जब लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम दिया। जब लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आया तो सारे ही पार्टी के मेंबर्स ने उनके नाम पर मोहर लगा दी और एक जनरल कंसेंसस बन गया उनके नाम पे, आम सहमति हो गई सबकी। शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बने उससे पहले वो नेहरू जी के मंत्रालय में रेलवे मिनिस्टर थे। एक बार रेलवे एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर रेलवे मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया था। सिंप्लिसिटी, कमिटमेंट के लिए जाने जाते थे एलबी शास्त्री साहब। जब उन्होंने भारत की कमान संभाली तो भारत के सामने बड़े इश्यूज थे। एक तो चाइना वॉर की इम्प्लीकेशन से हम गुजर रहे थे। चाइना वॉर का बम्पर नुकसान हमने जो उठाया था उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस था, इकोनॉमी डिप्रेशन में थी और हमारे सोल्जर्स के पास इक्विपमेंट्स भी नहीं थे और यूएस ने सारी एड हमें देना बंद कर दी थी। तो उस समय पे आकर पाकिस्तान ने भी हम पर अटैक किया। पाकिस्तान 1965 का अटैक कर गया। उसने सोचा अगर हम चाइना से हार सकते तो हम उससे भी हार जाएंगे। उस समय शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान का और 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में उन्होंने इंडिया को लीड किया। उनके ज़बरदस्त भाषणों के कारण भारत की सेना में भरपूर जोश भरा, किसान में भरपूर जोश भरा, जिससे इकॉनमी भी अपलिफ्ट होना शुरू हो गई और हमारी सेना ने पाकिस्तान को हरा भी दिया। फिर 1966 में वो ताशकंद गए उज्बेकिस्तान में जनरल अयूब खान के साथ सीज फायर साइन करने, जहाँ पर उनकी मिस्टीरियसली डेथ हो गई, जो आज तक उसकी गुत्थी नहीं सुलझी है कि उनके साथ क्या हुआ था। कोई कहता कार्डियक अरेस्ट हुआ था, कोई कहता उनको खाने में जहर दे दिया था। तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, पॉलिटिकल सक्सेशन का चैलेंज दूसरी मर्तबा फिर आ गया। इस बार शास्त्री के बाद कौन आएगा? इस बार तो जो पोलराइजेशन थी वो काफ़ी बिटर थी, कंपटीशन काफ़ी बिटर था। तो इस बार कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मेजोरिटी दिखाई, सीक्रेट बैलेट सिस्टम रखा, 2 कैंडिडेट का नाम दिया गया, एक मोरारजी देसाई, एक इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नेहरू जी की बेटी थी और प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी पास्ट में, और साथ में इंदिरा गांधी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी शास्त्री के कैबिनेट में। जब इंदिरा गांधी का नाम आया तो सीनियर कांग्रेसमैन ने डिसाइड किया कि वो इंदिरा को बैकअप करेंगे। एक कारण ये था कि वो नेहरू जी की बेटी है, दूसरा कारण है कि वो औरत है, वो हम पर डिपेंड रहेगी, सिंडिकेट्स पर डिपेंड रहेगी। सिंडिकेट सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के।
लेकिन पावर थोड़ा वो पीसफुली ट्रांसफर हुआ। सीक्रेट बैलेट सिस्टम के तहत एक बॉक्स रखा गया, उस पर कांग्रेस के सारे एमपीज ने वोट किया, जिसमें इंदिरा गांधी 2/3 मेजोरिटी से जीत गई और उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। सबको लगता था यहाँ पर मुरारी साई जीतेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा गांधी 15 साल प्राइम मिनिस्टर रही, 1966 से 77 तक, देन 1980 से 84 तक। इंदिरा गांधी की डेथ सिख राइट्स के बाद हुई थी। उन्हें सतनाम सिंह और बयान सिंह ने असैसिनेट कर दिया था। 32 बुलेट्स मारे थे 31 अक्टूबर 1984 को। इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी, एक बड़ी पॉपुलर लीडर थी, और उनके पॉपुलैरिटी के कुछ फैक्टर्स थे, जैसे प्रो पुअर पॉलिसीज, पावर स्ट्रगल को आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में ले आई, लेफ्ट विंग पॉलिसी अप्रूव की, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, प्रीवी पर्स एबॉलिश कर दिया, और बांग्लादेश वॉर में इंडिया को लीड करके बांग्लादेश एक कंट्री बना दी, जिससे पूरी दुनिया की ज्योग्राफी बदल गई। तो ये थी इंदिरा गांधी की कुछ क्वालिटीज़। अब जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उनके सामने एक मेजर चैलेंज आया, 1967 का लोकसभा इलेक्शन। ये 4th लोकसभा इलेक्शन था। पहले 3 लोकसभा इलेक्शन में नेहरू जी ने डोमिनेट किया था भारत की राजनीति में। अब इंदिरा गांधी को अपने पिताश्री की लेगेसी बचानी थी कि फिर से लोकसभा जीतना था। अब इलेक्शन से पहले देश की आर्थिक दशा बड़ी खराब है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। एक तो पाकिस्तान वॉर 65, 1962 का चाइना वॉर, हमारे पास इतनी बुरी हालत है कि मॉनसून फेल हो गया, ग्रेव क्राइसिस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की कमी, फूड शॉर्टेज, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है भाई, डिफेंस पे खर्चा कर दिया 2 वॉर्स में, रिसोर्सेज डाइवर्ट कर दिए गए सोशल पॉलिसी से हटाकर। इंदिरा ने एक बोल्ड फैसला लिया, उसने रुपये को डिवैल्यूएट कर दिया। डिवैल्यूएट और रिवैल्यूएशन इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है अपनी करेंसी की वैल्यू को डेलिबरेटली रिड्यूस करना, खुद करना, और एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पे होते हैं। तो उसने पहले जो $1 5 रुपये का आता था, वो 7 रुपये में आएगा, जिससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा। अब प्राइसेस बढ़ने से कमोडिटी की कमी हुई तो लोगों ने प्रोटेस्ट किए, और इंदिरा ने कहा कि ये सारी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ना कि लोगों की प्रॉब्लम है। तो इसी पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बनी। चारू मौजूमदार लीडर थे इसके, और साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ लीडर्स ने बोला कि इंदिरा गांधी प्रो पुअर नहीं है, वो अमीरों की सपोर्ट करती है, तो हमें उसको हटाना चाहिए। तो यहाँ पर नॉन कांग्रेसिज्म और एंटी कांग्रेसिज्म का नारा दिया राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया एक बहुत ही बेहतरीन सोशलिस्ट थिंकर थे। राम मनोहर लोहिया ने कॉन्सेप्ट दिया था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। वो यूपी से आते थे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि इंदिरा गांधी की जो सरकार है वो गरीबों के हित के अगेंस्ट है, गरीबों की इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो उसको हटाकर हम नॉन कांग्रेस पार्टियां सब मिलकर उसको हटाएं, क्योंकि उसकी पार्टी के अंदर फैक्शनिज्म है, गुटबाजी है, उसको इजली हटाकर हम प्रो पुअर पॉलिसीज बना सकते हैं। अब इलेक्शन वर्डिक्ट आता है 1967 का। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, व्हाई इज इलेक्शन ऑफ 1967 रेफर्ड टू एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कि 1967 की इलेक्शन को पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहा जाता है? तो इसमें इसे कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता इसमें हार गए। एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, के.बी. सहाय, निजलिन गप्पा, ये सारे लीडर्स हार गए। और ये एक यूनिक इलेक्शन था जिसमें इंदिरा कांग्रेस नेहरू के बिना लड़ रही थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी सेंटर में अपनी साख बचाने में कामयाब रही, उसके पास 282 सीट्स आई, सीट शेयर बहुत कम हो गया, वोट शेयर गिरा, लेकिन 9 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार चली गई। कहते वो 9 स्टेटों में राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पौंडीचेरी, मद्रास, केरल। और ये कहा गया कि जो ट्रेन दिल्ली से होवरा ब्रिज कलकत्ता तक जाती थी, किसी भी सिंगल रूल कांग्रेस स्टेट से नहीं गुजरती थी। डीएमके नामक पॉलिटिकल पार्टी, डीएमके द्रविड़ा मुनेत्रा कज़गम, जो टी नटराजन अनुदराई ने बनाई थी, उस पार्टी ने अपने दम पर एंटी हिंदी प्रोटेस्ट लड़ा और मेजॉरिटी ओन की। ये सीयूटी में आ सकता है कि डीएमके ने अपने दम पर मेजॉरिटी ली, और कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था वो स्टेट लेवल पे गिर गया। राम मनोहर लोहिया के बाद सी नटराजन अनुदराई ने जस्टिस पार्टी बनाई, जो बाद में डीएमके में मर्ज हुई। फिर एक क्वेश्चन आता है कोएलिशंस। तो अगर आपको पूछा जाए कोएलिशन पॉलिटिक्स का दौर कब आया भारत में, तो स्टेट लेवल पे 1967 में आया और नेशनल लेवल पे 1989 में आया। 1989 की जो बीपी सिंह की सरकार थी नेशनल फ्रंट की, वो फर्स्ट कोएलिशन गवर्नमेंट थी सेंटर में, और स्टेट लेवल पे पहली कोएलिशन गवर्नमेंट बिहार में बनी, संयुक्ता विधायक दल नेंदी, जिसमें संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी,
लेफ्ट में सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और राइट में जनसंघ, ये सब मिलकर कांग्रेस को बाहर करना चाहते थे बिहार में। और दूसरी तरफ पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट आता है, इसमें अकाली दल, मास्टर ग्रुप, संत ग्रुप, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, फिर साथ में संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ, ये कांग्रेस को बाहर करना चाहते थे। नीचे एक कार्टून है जिसमें चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता थे वो राइट विंग पार्टियां बनाकर उसको आगे लेना चाहते थे। अब आता है डिफेक्शन। डिफेक्शन एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपने 11th में एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा होगा, 52nd अमेंडमेंट 1985। जब कोई पार्टी, कोई एमएलए या एमपी पार्टी जीत कर अपनी पार्टी बदलता है तो उसको खींचने के लिए सरकार ने 52nd अमेंडमेंट 1985 पास किया। अब कोई भी अपनी पार्टी बदल नहीं सकता, उसको पहले अपनी प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन करना पड़ेगा, फिर वो दूसरी पार्टी में जाएगा। तो 1970s में और अर्ली 60s में तो ये कांग्रेस लेजिस्लेटर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने के लिए बड़ा पार्टियां चेंज करते थे, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। तो एक कहावत हो गई थी, आया राम गया राम। तो अगर मैं बताऊं आपको तो गयालाल एक एमएलए थे हरियाणा के, उसने अपनी पार्टी एक रात में 3 बार बदली थी। वो पहले यूनाइटेड कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट गए, फिर यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस गए, फिर 9 घंटों में उन्होंने अगेन कांग्रेस ज्वाइन की। जब वो कांग्रेस में आए तो राव वीरेंद्र सिंह उनको चंडीगढ़ प्रेस के सामने लेके गए और उन्होंने कहा, देखो आया राम नाउ गया राम, ये वापस आ गए। तो आया राम गया राम भारत की राजनीति में अमर हो गया। तो जो गयालाल थे वो हरियाणा से बिलोंग करते थे। अब एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है कि वो फैक्टर्स बताइए जिसमें कांग्रेस का स्प्लिट हुआ। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो स्टूडेंट, इससे पहले कामराज के बारे में डिस्कस किया, ये तमिलनाडु के नेता थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। मिड डे मील स्कीम इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। कांग्रेस पार्टी का टूटने का सबसे बड़ा कारण था इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। इंदिरा गांधी और सिंडिकेट्स की आपस में बनती नहीं थी। सिंडिकेट्स इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे कांग्रेस के, जिसमें एस निजलिंगप्पा, केबी साय, अतुल्य घोष, नीलम संजीवा रेड्डी। ये शास्त्री के कैबिनेट में और इंदिरा के पहले कैबिनेट में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट होल्ड था। तो ये कंट्रोल करते थे इंदिरा गांधी को। तो इनका टारगेट ये था कि इंदिरा गांधी इनसे पूछ के चले और इन पर डिपेंड रहे। इंदिरा गांधी को ओपोजिशन से कोई खतरा नहीं था, उसको सिंडिकेट से खतरा था। तो धीरे धीरे इनको साइडलाइन कर दिया, ट्रस्टेड एडवाइजर ले आई बाहर से। और 1967 में उसने पावर स्ट्रगल को आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में तब्दील कर दिया। उसने 10 पॉइंट प्रोग्राम लाया जिसमें उसने बैंकों को सोशल कंट्रोल से हटाया, सोशल कंट्रोल किया बैंकों का। फिर जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया, अर्बन प्रॉपर्टी को सील किया, इनकम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स किया, रूरल पुअर्स को हेल्प किया, घर घर बांटे, जिससे सिंडिकेट्स के साथ उसकी थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर का भी जिक्र है, वो बिहार से आते थे, फॉर्मर सीएम थे। ओबीसी मूवमेंट में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर ओबीसी का रियल क्रेडिट किसी को जाता है तो वो कर्पूरी ठाकुर को जाता है। उन्होंने ही बैकवर्ड क्लास कमीशन की वकालत की थी। हिंदी लैंग्वेज को बढ़ाना चाहते थे, वो इंग्लिश को अपोज करते थे। निजलिंगप्पा फाउंडर थे कर्नाटका के, कर्नाटका से आते थे। और फिर आता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969। जाकिर हुसैन जो हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे, पहले राजेंद्र प्रसाद थे लॉन्गेस्ट सर्विंग 1950 से 62 तक। फिर आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनकी ऑफिस में डेथ हो गई, यानी कि राष्ट्रपति रहते उनकी डेथ हो गई। तो उस साल राष्ट्रपति का जब पद खाली हुआ तो इंदिरा गांधी ने उस समय मना करने के बावजूद भी इंदिरा गांधी के सिंडिकेट्स ने, यानी कि कांग्रेस ओल्ड ने, नीलम संजीवा रेड्डी को अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया और सब एमपीज को व्हिप इशू कर दिया कि एमएलएस को, एमपी एमएलएस को, कि वो नीलम संजीवा रेड्डी को वोट करेंगे। इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को एनकरेज किया। वीवी गिरी जो थे वो आंध्र प्रदेश से आते थे और वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय। उनको इनकरेज किया कि तुम अपना नॉमिनेशन फाइल करो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जब इलेक्शन आया उससे पहले इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग अटेंड की, जिसमें उसने एमपी एमएलएस को बोला कि आप अपने कॉन्साइंस वोट को देखिए, जो आपकी अंतरात्मा कहती है उसको वोट करिए। तो वो एक इशारा था कि आपको नीलम संजीवा रेड्डी के अगेंस्ट वोट करना है। तो नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट इसमें हार गए और वीवी गिरी जीत गए, जिससे गुस्से में आकर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इंदिरा गांधी को हटा दिया। उस समय निजलिंगप्पा प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हटा दिया। और हटाने के बाद कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हुआ। कांग्रेस आर रिकॉग्निस्ट बन गई, कांग्रेस इंदिरा वाली, कांग्रेस हो गए सिंडिकेट्स। अब 1971 का जो इलेक्शन होगा वो डिसाइड करेगा रियल कांग्रेस पार्टी कौन सी है। एक मेजर इवेंट और था, वो था एबोलिशन ऑफ द प्रीवी पर्स। अब प्रीवी पर्सेस एक स्पेशल पेंशन दी जाती थी प्रिंसेस को, जब उन्होंने हमारे साथ अपनी प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया था।
तो इंदिरा गांधी ने बोला कि इनको पेंशन देना सरकारी खजाने पे घाटा है, तो हम इसको एबॉलिश करते हैं, जिससे मोरारजी देसाई काफी गुस्से में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया था। तो ये भी एक बड़ा कारण था कांग्रेस पार्टी टूटने का। और महात्मा गांधी तो चाहते थे कांग्रेस डिसॉल्व हो जाए, उसी के बाद सिंडिकेट्स और इंदिरा गांधी एक कार्टून में कर रहे हैं। जब 1971 का इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी के साथ डीएमके और सीपीआई थी, बाकी सब उसके अगेंस्ट थे। तो उसने एक बोल्ड मूव लिया, उसने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया 1970 में। ऐसे सरकार 1972 तक जानी थी, उसने 71 की बिगनिंग में कर दिया ताकि वो कैंपेन कर सके। तो जब कैंपेन करने लगे तो 5th जनरल इलेक्शन 1971 में होना था और इलेक्टोरल वर्डिक्ट कांग्रेस के अगेंस्ट है, सब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट है, कांग्रेस वो लड़ रहे हैं। अब इंदिरा गांधी के लिए हालात और ख़राब हो गए जब उस समय ग्रैंड अलायंस बना, जिसमें जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टियां थी उन्होंने सबने कोलैबोरेशन किया कि हम इंदिरा गांधी को पावर से हटा देंगे। उसमें संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ये सारे थे। और रूलिंग पार्टी का सिर्फ सीपीआई के साथ अलायंस था, इंदिरा गांधी का सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलायंस था। तो इंदिरा गांधी ने एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल की बात की। ग्रैंड अलायंस ने नारा दिया इंदिरा हटाओ, इंदिरा ने बोला गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ के नारे पे, रिमूव पॉवर्टी पे उसने आदिवासियों की, दलितों की, लेबरर्स की, माइनॉरिटीज की सपोर्ट खींच ली, जिससे उसका एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। और जब इलेक्शन आया 1971 का रिजल्ट तो एक ड्रामेटिक रहा। कांग्रेस आर प्लस सीपीआई को 375 सीटें मिली, 375, चारों इलेक्शन से ज्यादा। कांग्रेस की अपनी 352 सीट्स आई। ये 5th लोकसभा इलेक्शन थी, 44% कांग्रेस का वोट था और उसकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कांग्रेस हो की बेकार रही, 16 सीटें मिली। ग्रैंड अलायंस प्रूव्ड अ ग्रैंड फेलियर, ओनली गॉट 40 सीट्स, लेस देन 60, तो उसको कोई 40 के आसपास सीट्स मिली है। और फर्स्ट, अब ये कार्टून में बताया कि मैं फर्स्ट आऊँगा, तू सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट भी इंदिरा, सेकंड भी इंदिरा, थर्ड भी इंदिरा। तो उसके बाद 1971 में बांग्लादेश वॉर हुआ, 70s में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बनाया, पूरी दुनिया की ज्योग्राफी बदल दी, उसको एडमायर किया अपोजिशन ने। जितनी बाई इलेक्शंस वो स्टेट्स की हारी थी वो सारी इलेक्शन जीत ली उसने। चीफ मिनिस्टर्स बनाने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। और फिर आता है रेस्टोरेशन पे उसने पुअर, आदिवासी, माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट किया, कंसोलिडेट की अपनी पोजीशन और नॉन कांग्रेस वोट बटने नहीं दिए। तभी कहते हैं इन दिस, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, जब हमारे देश में एमरजेंसी लगी 25 जून 1975 को, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया था। तो मैं होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। मैं पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ डाउट होगा आप कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।